नमस्कार भैया बहनों। सरस्वती शिक्षा समिति ऑनलाइन कक्षा में आप सभी भैया बहनों का स्वागत और अभिनंदन है। आज हम कक्षा सप्तमी विषय हिंदी के अंतर्गत पाठ 9 चिड़िया की बच्ची के भाग 1 का अध्ययन करेंगे। इस पाठ की विधा है कहानी और इस कहानी के लेखक हैं श्री जैनेन्द्र कुमार जी। कक्षा सप्तमी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के पाठ 9 चिड़िया की बच्ची के अध्ययन बिंदु निम्नानुसार है। पहला पाठ का सार, दूसरा शब्दार्थ, तीसरा अभ्यास प्रश्न। आप सभी भैया बहनों को इन सभी प्रश्नों के उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। कक्षा सप्तमी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के पाठ 9 चिड़िया की बच्ची के लेखक हैं श्री जैनेन्द्र कुमार जी। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने एक कहानी के माध्यम से बताया है कि इसके मुख्य पात्र माधव दास हैं, जिनके व्यक्तित्व का वर्णन इस भाग में किया है और साथ के साथ एक चिड़िया होती है, उस चिड़िया से माधव दास के लगाव के बारे में लेखक ने बताया है। इस पाठ में लेखक कहते हैं कि माधव दास ने संगमरमर की एक बहुत ही सुंदर और नई कोठी बनाई है और कोठी के सामने एक सुंदर बगीचा लगाया है। वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और कला प्रेमी हैं। माधव दास बहुत धनी व्यक्ति भी हैं और उनमें किसी भी प्रकार की कोई बुरी आदतें नहीं हैं। उन्हें सब अच्छी आदत के व्यक्ति ही समझते हैं और प्रकृति प्रेमी हैं। यह उनके स्वभाव की विशेषताएं लेखक ने यहाँ पर बताई है। फव्वारों का चलना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। शाम के समय वह कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसंद लगाकर बैठते हैं और गलीचा बिछाकर उन्हें लेटना वहाँ बहुत अच्छा लगता है और साथ के साथ वो प्रकृति के दर्शन करके उनका मन आनंदित हो जाता है। उस दिन संध्या यानी शाम के समय उनके देखते देखते सामने गुलाब की एक डाली पर एक चिड़िया आकर बैठी। उन्होंने जो बगीचा लगाया था, इतने दिन से वहां पर कोई भी पक्षी नहीं आ रहा था, परंतु एक दिन शाम को गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आई। चिड़िया की चंचलता, सौंदर्य और आवाज को सुनकर माधव दास बड़े प्रभावित हुए। चिड़िया की स्वच्छंद गतिविधियों को देखकर वो बहुत खुश हुए और उसे फुदकता नाचता हुआ देखकर उन्हें बहुत ही अच्छा लगा। इसमें लेखक ने उस चिड़िया के रंग बिरंगे पंखों के बारे में भी बताया है कि उसके पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे और उसका नन्हा सा सिर भी बहुत प्यारा सा लगता था। शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। इस प्रकार से जब चिड़िया एक डाली से दूसरी डाली पर बार बार आकर बैठती रही, चिड़िया की गतिविधियां देखकर माधव दास थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल गए। सहसा उन्हें चिड़िया से कहा कि तुम यहाँ आई मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब से मैंने ये बगीचा बनाया है तब से कोई भी चिड़िया नहीं आई। आज तुम यहाँ आई हो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। इसके बाद लेखक कहते हैं कि इस बगीचे की शोभा तो तुम्ही से है, तुम्हारे बिना यह सूना ही है। उसने कहा, चिड़िया ऐसा मान लो यह तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम यहाँ बिना किसी चिंता के आ सकती हो।
इसलिए जरूर आया करो। इस प्रकार की बातें सुनकर चिड़िया थोड़ी सकुचा गई। आगे जो माधव दास है उन्होंने चिड़िया को कहा कि यह बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना ही समझो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ, नहीं बैठो। जैसे ही चिड़िया यह सब सुनती है तो चिड़िया थोड़ा सा घबरा जाती है और वो कहती है कि मुझे यहाँ पर थोड़ी सी घबराहट होती है, अभी मैं यहाँ से चली जाऊंगी। पल भर सांस लेने के लिए मैंने यहाँ आराम किया था, यहाँ टिक गई थी। तो माधवदास कहते हैं हाँ, बगीचा मेरा है, कोठी भी मेरी है, और ये सब कुछ, पर ये बगीचा बहुत सूना लगता है तुम जैसे पक्षियों के बिना। तुम बहुत प्यारी हो, बहुत भोली हो, कहीं मत जाओ, यहीं पर बैठ जाओ। मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। माधवदास कहते हैं कि मैं जब तुम्हें नाचता फुदकता हुआ देखता हूँ तो मेरा मन तुम्हें इस तरह की गतिविधियां देखकर बहुत प्रसन्न होता है। चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। उसे बोध हुआ कि यह उससे गलती तो नहीं हुई। वो यहाँ बैठ गई। जब माधवदास ऐसे बातें करते हैं तो जो चिड़िया है सकुचा जाती है, थोड़ी सी घबरा जाती है और उसे शर्म से आने लगती है कि, और उसे बोध यानी ज्ञान होता है कि कहीं मैंने यहाँ बैठकर कोई गलती तो नहीं की। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वो बोली। जब वो माधवदास की ऐसी बातें सुनती है तो वो फुदकती हुई रुक जाती है। पहले जब वो फुदक रही थी तो वो ऐसे सोच रही थी कि उसको किसी ने नहीं देखा, परंतु जब माधवदास ऐसे बोलते हैं तो वो घबरा जाती है और डर जाती है और वो बोलती है, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी, बगीचा आपका है, मुझे माफ करें। वो डरती हुई कहती है कि मैं उड़ रही थी तो मुझे थकान हो गई थी, इसलिए मैं रुक गई थी और मैं अभी थोड़ा सा आराम करके चली जाऊंगी, बगीचा तो आपका है, मुझे माफ करें। इस प्रकार इस भाग में लेखक ने यह बताया है कि माधवदास जो कि कला प्रेमी है, एक सुंदर सी कोठी बनाते हैं, उसमें एक बहुत सुंदर बगीचा लगाते हैं। इस भाग में लेखक ने माधवदास के स्वभाव की विशेषताओं के बारे में भी बताया है और यह भी बताया है कि वो प्रकृति प्रेमी होने के कारण उस बगीचे में शाम को मसंद लगाकर गलीचे पर लेटकर उस प्रकृति को निहारते रहते थे। एक दिन जब उनके बगीचे में गुलाब के पौधे पर एक चिड़िया बैठती है जो स्वच्छंद यानी मनमौजी तरीके से अपनी गतिविधियां कर रही थी, फुदक रही थी, नाच रही थी और उसके रंग बिरंगे जो पंख थे उन्हें देखकर माधवदास को बड़ी प्रसन्नता होती है और वो कहते हैं कि ये बगीचा तुम्हारा ही है और तुम इसे अपना ही समझो और यहाँ पर आती रहा करो। परंतु जब चिड़िया को लगता है कि माधवदास उससे बात कर रहे हैं तो वो कहती है कि मैं तो थक गई थी इसलिए यहाँ पर रुकी हूँ, ये बगीचा आपका है इसलिए मैं अभी चली जाऊंगी, मुझे माफ करें। इस भाग के शब्दार्थ इस प्रकार से हैं। पहला, संगमरमर अर्थात सफेद कीमती पत्थर या हम उसे मार्बल भी कह सकते हैं। दूसरा, व्यसन बुरा शौक। तीसरा है अभिरुचि यानी पसंद। चौथा है रकाबिया जिसका अर्थ है थाली या तश्तरी। मसंद जिसे हम गोल बड़ा तकिया कहते हैं। गलीचा अर्थात रंग बिरंगा गुदगुदा बिछोना। तृप्ति अर्थात संतुष्टि या पूर्ण संतोष। मनमानी यानी मनमौजी अपने मन की करने वाला। बेखटके अर्थात बिना किसी डर के। इस भाग के अभ्यास प्रश्न निम्नानुसार हैं
जिन्हें आप सभी भैया बहनों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। प्रश्न नंबर 1, माधव दास के स्वभाव की क्या विशेषताएं हैं? प्रश्न नंबर 2, माधव दास को कौन सी वस्तुएं अच्छी लगती थी? प्रश्न नंबर 3, गर्मी में शाम के समय माधव दास क्या करते थे? प्रश्न नंबर 4, माधव दास को चिड़िया की कौन सी बात प्यारी लगी? प्रश्न नंबर 5, वह अपने आप को कब भूल जाते थे? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। धन्यवाद।